जब से क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे हो। हाँ मैम, आपको कैसे पता? मुझे पता है, क्योंकि भाई जब क्लास 10 से क्लास 11th में कोई भी बच्चा आता है तो ये ट्रांजिशन, ये जंप बिल्कुल भी इजी नहीं होता। और जब बच्चा क्लास 11th में आता है ना, वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है। उसको ये लगता है कि क्लास 10th मेरी बोर्ड क्लास थी और अगले साल क्लास 12th में फिर बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, तो क्लास 11th में तो मैं चिल करूंगा, मैं मजे करूंगा, मस्ती करूंगा। अब होता क्या है, क्लास 10th के मुकाबले क्लास 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चा कोप अप नहीं कर पाता, जिसके कारण स्टडीज ऑफ ट्रैक हो जाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। एंड कहीं ना कहीं बेटा ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपने पिछले 2 महीने में एक्सपीरियंस कर ली होंगी। एम आई करेक्ट? यस आई नो। आप अकेले नहीं हो। सबसे पहले तो भाई अपने आप को कोसना बंद करो। डोंट बी सो हार्ड और हार्श ऑन योर सेल्फ। बेटा सिर्फ सोचने से नहीं होती चीजें, आपको कदम उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बेटा अगर आपको कहीं ना कहीं अगर ये बात अंदर से रियलाइज हो गई है कि भाई क्लास 11th इज नॉट गोइंग टू बी इजी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी स्टडीज को ऑन ट्रैक लेकर आना पड़ेगा बेटा, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू। क्योंकि आज के मैं इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा रोड मैप देने वाली हूं कि अपनी इस क्लास 11th की जर्नी में आगे आपको कैसे बढ़ना है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है समृद्धि और मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है PW क्लास 11th। एंड बेटा आज मैं आपको स्पेशली उन बच्चों से बात कर रही हूं जिन्होंने या तो PCB या फिर PCM या फिर PCMB लिया है। बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने साइंस स्ट्रीम को चूज किया। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी क्लास 12th तक सब चीजें सॉर्टेड रहे तो प्लीज फोकस ऑन योर क्लास 11th। दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट, क्योंकि बेटा मैंने इतने सारे हजारों बच्चों को ये बात बोलते हुए सुना है कि हमने अपनी पूरी क्लास 11th बर्बाद कर दी। उन्होंने क्लास 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करा, कहीं ना कहीं उन्होंने क्लास 11th के सिलेबस को बहुत लाइटली और हल्के में लिया एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग क्लास 12th। वो क्लास 12th में स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या मैं आपको डरा रही हूँ? नहीं, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बेटा, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको डराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप खुद बेटा क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। स्कूल में, कहीं ट्यूशन पे, कहीं कोचिंग पे, कहीं ऑनलाइन बैच में, कहीं ना कहीं बेटा आप देख चुके हैं कि क्लास 11th किस तरीके से होने वाली है। फिजिक्स में बेटा आपने यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, ये सब चीजें पढ़ ली होंगी। क्लास तो केमिस्ट्री की बात करें, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे होंगे। मैथमेटिक्स में, बायो में बेटा हर जगह पढ़ाई शुरू हो चुकी है और आप जानते हैं बेटा कि चीजें उतनी आसान नहीं है जिस तरीके से क्लास 10th में थी। तो यानी कि अब हमें सीरियस होना होगा, हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा कि कैसे मेरे आगे आने वाले सारे महीने आप पढ़ाई करोगे बेटा, क्योंकि अब क्लास 11th जो है वो आखिरी दिन पे, आखिरी टाइम पे पढ़कर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। ठीक है, क्लास 10th में तो बेटा तुमने क्या किया, आखिरी के 1-1.5 महीना मेहनत करी, जो कि अच्छी बात है, एंड फिर भी आप अच्छे मार्क्स ले आए। बट बेटा क्लास 11th इज नॉट अ हलवा क्लास। दिस इज द क्लास जब आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। दिस इज द क्लास जब आपको बेटा फिजिक्स के हेवी न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। दिस इज द क्लास जहां पर आप केमिस्ट्री में नई नई चीजें सीखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो भाई ये जर्नी आसान नहीं है, बट क्या पॉसिबल है कि आज अगर मैं शुरू करूं तो क्या अब मैं कुछ कर सकता हूं? भाई बिल्कुल कर सकते हो। तो आज मैं आपको बता रही हूं बेटा एक बहुत ही सिंपल सा रोड मैप। ठीक है, आपको मैं बताऊंगी बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको मंथ वाइज फॉलो करना है। बस उन चीजों पे ऊपर आपको फोकस करना है एंड कंसिस्टेंसी से उनको क्या करना है, फॉलो करना है। सो बेटा अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम जून से स्टार्ट करते हैं। अब बेटा आपको पता है ये आपके समर ब्रेक का टाइम रहता है और आपकी समर ब्रेक ओपन होते ही बेटा जुलाई में आपके यूटी या पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो बेटा इस समर ब्रेक को, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। सबसे पहले तो बेटा अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई करते हो अपने बैकलॉग्स को क्लियर करो सबसे पहले तो इस टाइम पे। ठीक है, चलिए, और अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको सीरियसली लेना है। इस टाइम पे बेटा आपको दौड़ना नहीं है कि हाय मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, जल्दी जल्दी कर लूं। नहीं बेटा, जल्दी जल्दी नहीं, आपको इस टाइम पे फोकस करना
करना है कॉन्सेप्ट पे। जून जुलाई में बेटा आपने जो भी चीजें पढ़ ली हैं अभी तक या पढ़ोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ध्यान देना है। कोशिश करो बेटा, क्योंकि इस टाइम पे आपका स्कूल का ब्रेक हुआ है, तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालो। ठीक है, जो भी चीजें पढ़ते हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से लिखो बेटा, चीजें बेटर तरीके से रिटेन कर पाएंगे। और जैसे कि पहला पॉइंट मैंने यही कहा कि भाई बैकलॉग नहीं होने देना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा भाई फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका होगा, 1-2 चैप्टर हो गए होंगे, आपके केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए होंगे। आपको जो भी चीजें बायो में पढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल हो या मैथ्स हो, तो उन सभी बेसिक चीजों को क्या करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद बेटा है ना, अगस्त का वो टाइम होता है बेटा जब आपको कहीं ना कहीं स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स की डेट शीट पकड़ा दी जाती है। उस टाइम पे होता है पैनिक स्टार्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपका अभी तक जो भी सिलेबस रहा होगा स्कूल में, आपको क्या करना है, उसको साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर देना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, भाई वेरी इंपॉर्टेंट है ना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए, केमिस्ट्री के रिएक्शंस हो गए, केमिस्ट्री में बेटा क्वेश्चंस हो गए, बायो में बेटा क्वेश्चंस हो गए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, अब अपना एक टाइम टेबल बना लो भाई कि वीक में एटलीस्ट संडे को मैं क्या दूंगा, टेस्ट दूंगा। आपके ट्यूशन वाली दीदी है, ट्यूशन वाले भैया हैं, कोचिंग है, ऑनलाइन बैच है बेटा, जो भी टेस्ट होंगे आपको वो जरूर देने हैं, क्योंकि इस टाइम तक आपकी कहीं ना कहीं बेटा एक एनालिसिस हो जाएगी कि यार मुझे और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा बेटा, इस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, तो अब आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है। और साइड बाय साइड जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो क्या कर लीजिए भाई, फॉर्मूला शीट्स बनानी शुरू कर दीजिए। फिजिक्स के फॉर्मूला है, केमिस्ट्री के फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला शीट्स बना दीजिए बेटा, वो आपको आखिरी मिनट रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब बेटा सितंबर का टाइम आ जाता है, ये वो वाला महीना है जब हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे होंगे। अब आपको बेटा ये कोशिश कर लेना है कि यहां तक जब आप पहुंचे आपका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। अब होता क्या है भाई, पहली बारी क्लास 11th में आए हैं, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक टिप दे रही हूं भाई, कोशिश करो अपने कोई बड़े भैया दीदी को पकड़ लो क्लास 12th में जो जा चुके हैं, उनके पास तुम्हारे स्कूल के पिछले साल के जो क्लास 11th के क्वेश्चन पेपर होंगे वो पड़े होंगे। जाके थोड़ी है ना, जाके 1-2 क्या कर देना, कोल्ड ड्रिंक पिला के थोड़ी बटरिंग कर देना, बट उनसे क्वेश्चन पेपर ले लेना, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन पेपर तुम्हारे स्कूल के टीचर सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी उससे क्या हो जाएगी बेटा, हेल्प हो जाएगी। सैंपल क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आप किसी क्वेश्चन बैंक को आप रेफर करो बेटा, है ना, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपने पढ़ लिए हैं, आप उनको रेफर करिए। वीक चैप्टर्स को बेटा आप इस टाइम पे क्या करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पे रिवीजन करनी है, तो बेटा उन चीजों को ज्यादा रिवाइज करना है जो आप वीक हैं जिसमें। ठीक है, और बेटा इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप जाके देखिए, है ना, कि कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरीके से इसका आंसर लिख लेता हूं। अब बेटा आपने चीजें पढ़ी हैं, बट कहीं ना कहीं हम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो गलतियां होती हैं। तो एनसीईआरटी पे बेटा आपको लाइन बाय लाइन फोकस करना है। दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। केमिस्ट्री एंड बायो में बेटा स्पेशली आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, उससे आपके ऑटोमेटिकली देखना बेटा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है इंप्रूव होंगे। फिर आ जाता है बेटा हमारा अक्टूबर से नवंबर का टाइम। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, आपको सिलेबस कंप्लीशन मोड में आना शुरू कर देना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि खत्म कर दो, बट बेटा कहीं ना कहीं मेंटली ये सोचना शुरू कर दो कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को वाइंड अप करना है। ठीक है, जितना सोचोगे तभी उसको कर पाओगे। ठीक है, तो एटलीस्ट टारगेट सेट करो नवंबर तक का, तो जाके कहीं दिसंबर के एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो जो भी चैप्टर्स आपके पेंडिंग है उनको कवर करो, है ना, रिवीजन साइड बाय साइड करते रहो वीक टॉपिक्स की। पीवाईक्यूज मिल रहे हैं अगर तो उनको करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको क्लास में बताए गए हैं उनको करो। टेस्ट्स बेटा एज यूजुअल एज सेट कि वीकली एक टेस्ट तो देना ही देना है, और वीक सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि मैंने कहा भाई अक्टूबर नवंबर का टारगेट लेकर चलना शुरू कर दोगे तो जाके बेटा बाय द एंड ऑफ द दिसंबर क्या होगा, आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। भाई दिसंबर एंड जनवरी इज द रिवीजन एंड टेस्ट फेज। जितने ज्यादा टेस्ट कर सकते हो दे सकते हो बेटा। जनवरी में टेस्ट देने हैं, वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स आपको मेरे मिल जाएंगे इस चैनल पे, वो देखो। ठीक है, कहीं पे भी बेटा आप देखो, आपकी कम से कम टाइम में किसी चैप्टर की रिवीजन जो हो सकती है वो आपको करनी है। अपने नोट्स को रिवाइज करो, फॉर्मूलाज है ना, फॉर्मूलाज रिकॉल करो। आंसर राइटिंग का तो मुझे नहीं पता तुम्हें टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट कोशिश करो बेटा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। इस टाइम पे बेटा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो हमारा
आखिरी का टाइम होता है, इस टाइम पे बेटा आप कोई भी नई चीज लेकर ना बैठें। इस चक्कर में क्या होता है, जो हमें आता है हम वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो फेब्रुअरी विल बी द फाइनल एग्जामिनेशन मोड, है ना, यहाँ पर आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो एज आई सेड, जितने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो वो करो। एनसीईआरटी डायग्राम्स एंड फॉर्मूलाज पे फोकस करना है ना, वो कोई नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना है भाई। अच्छे से नींद पूरी करनी है, कोई बर्नआउट नहीं होने देना है, काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। एंड एज आई सेड, अगर हम मेहनत करते हैं तो हो जाता है। ठीक है, हमेशा इंटेलिजेंट बच्चा टॉपर नहीं बनता है बेटा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, इनका माइंड बहुत शार्प है, चीज़ों को ग्रिप बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ग्रास्प बड़ी जल्दी कर लेते हैं, बट उनकी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, उनकी लाइफ में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड दे आर नॉट टॉपर्स। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कोई मेंटली बहुत शार्प है, इसका मतलब यही नहीं कि वो टॉपर बन जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स ले आएगा। बेटा बेटा टॉपर वो बनता है जो मेहनत करता है, जो कंसिस्टेंटली लगा रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है। तो अब आपको भी बेटा यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। आज से बेटा बस खुद को प्रॉमिस करो, बैकलॉग नहीं क्रिएट करोगे। और एक चीज ये नहीं कि पिछली बैकलॉग क्रिएट करने के चक्कर में नई बैकलॉग क्रिएट करो, नो, आगे तो बढ़ते ही रहना है, बट एट द सेम टाइम पीछे की बैकलॉग्स आपको निपटानी है। रिवीजन पे ध्यान देना है बेटा। अब ये रिवीजन डेली का मतलब ये नहीं है कि डेली डेली रिवीजन ही कर रहे हो तो नया कैसे पढ़ोगे। एटलीस्ट दिन में एक दिन या संडे या सैटरडे का दिन रखो कि भाई मैंने जो भी पूरा हफ्ता पढ़ा था आज उसको बैठ के एक बार रिकॉल करूंगा, रिवाइज करूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी को मास्टर करो। ठीक है, और बेटा एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने बहुत ही जनरल पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं। स्ट्रैटेजी बहुत ही एक सब्जेक्टिव टर्म है बेटा, मेरी जो स्ट्रैटेजी है हो सकता है आप पे वो अप्लाई ना हो। तो यहाँ पर बेटा कुछ मैंने बहुत ही जेनरिक बातें करी कि यार ये करना है आपको, अब कैसे करना है ये आप डिसाइड करो। अपने लिए टारगेट टेबल बनाओ, अपने लिए टारगेट सेट करो, मंथली टारगेट सेट करो, अपने लिए वीकली टारगेट सेट करो, अपने लिए डेली टारगेट सेट करो और उनको अचीव करने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने से हो जाता है। ऑल द बेस्ट।